बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने चैप्टर नंबर 11 लाउडनेस हमने शुरू किया हुआ था, बल्कि वो एंड होने वाला था जिसमें हमने उसके रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। रिव्यू क्वेश्चन हमने जो है वो 11.11 तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन है वो 11.12 से आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लें। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11.12 अभी डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है 11.12 क्वेश्चन की वो ये है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड और लाउडनेस। ठीक है, वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि अगर आप लाउडनेस और एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं या अगर आप एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। दूसरा ये है कि एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड। दूसरा ये कि जो पिच और फ्रीक्वेंसी के आपस में क्या इफेक्ट है, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो पिच पे क्या इफेक्ट आता है, और अगर आप लाउडनेस को चेंज करते हैं या एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो उनका आपस में क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए, इसका आंसर आप नोट कर लें। 11.12 का जो आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले हमें ये बताना है कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे द loudness of the body is directly proportional to the amplitude। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो लाउडनेस है किसी बॉडी की वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है कि जब डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर लाउडनेस ज़्यादा हो रही है तो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तो था पहला इफेक्ट इसका। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट है कि एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। कि आप ये बताएं कि जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से पिच पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 11.12 के दो पार्ट्स बनते हैं। अगर आप देखें तो पहला पार्ट में क्या पूछा गया कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशन है। दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है कि पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो दूसरे रूप में लिखेंगे आप द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड increases, the frequency of a sound increases with the इससे increases with the increase, the frequency of a sound increases and pitch also increases। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो पिच भी साथ साथ ज़्यादा हो रही है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। ठीक है, जितनी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उतनी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पिच ज़्यादा होगी। अब बेटा अगर आप इसी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लें, ग्राफिकली मैं आपको समझा दूँ। तो सपोज ये हमारे पास वेव फॉर्म है। अब इस वेव फॉर्म के अंदर यहाँ पर हम ले रहे हैं पिच। अब पहले बात कर रहे थे लो पिच के लिए। ठीक है, लो पिच के लिए क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लो होगी, तो ये वेव फॉर्म कुछ नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं कि ये किसके लिए लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। अब लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग इन अ यूनिट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट के अंदर से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। अब
ये लो फ्रीक्वेंसी है, तो सपोज हमारे पास जो वेव पास हुई है इस पॉइंट के अंदर से 1 सेकंड के अंदर वो 1 और 2 वेव्स पास हुई हैं। और दूसरा हम यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रा कर लेते हैं। अब ये किसके लिए, हाई पिच के लिए। अब हाई पिच के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज ये वाला पॉइंट है, अब ये वाला पॉइंट हम इधर कंसीडर कर लेते हैं। जहाँ तक दो वेव पास हुई थी लो फ्रीक्वेंसी के अंदर, अब जब हमने फ्रीक्वेंसी या पिच ज़्यादा कर दिया तो वेव देखना कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो अगर आप पिच ज़्यादा कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, अगर आप पिच ज़्यादा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, आंसर था 11.12 का। तो आप ये नोट कर लें 11.12 क्वेश्चन। 1 मिनट है ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11.13। 11.13 की स्टेटमेंट है कि इफ अ पिच ऑफ अ साउंड इज इंक्रीज, कि अगर आप किसी भी साउंड की पिच को ज़्यादा करते हैं, व्हाट द चेंजेस इन द फॉलोइंग, कि व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। जो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ए पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसने क्वेश्चन क्या है कि अगर आप पिच को ज़्यादा करते हैं तो नीचे जो 4 पॉइंट्स गिवन है उनमें से किस पे क्या क्या इफेक्ट होगा वो हमने बताना है। तो पहला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस किया है कि पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज, ठीक है। अगर आप किसी भी साउंड की पिच को ज्यादा करते हैं देन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज, तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। अब बेटा उसके बाद दूसरा है बी पॉइंट, वो गिवन वो हमें दे रहा है वेवलेंथ। अब हमने इस पे इतना भी बताना है कि पिच को ज़्यादा करने से वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप ये लिखेंगे द वेवलेंथ विल डिक्रीज इफ पिच इज इंक्रीज, कि अगर आप पिच को ज़्यादा कर रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो बेटा इसकी जो सिंपल रीजन है वो यही है कि हमने कहा था कि जो पिच और फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हम यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इस रिलेशन से आप ये देख सकते हैं कि v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पिच ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है बेटा। ये तो था इसका बी पार्ट वेवलेंथ के लिहाज से। उसके बाद इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में कह रहा है कि द वेव वेलोसिटी,
वेव अब हम ये बताएंगे अगर पिच को हम ज़्यादा करें तो वेव वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो बेटा वेव वेलोसिटी आप लिखेंगे द वेव वेलोसिटी विल डिक्रीज, ये क्या हो जाएगी, कम होगी, इफ पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। उसके बाद जो डी पार्ट है वो कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो एम्पलीट्यूड और पिच का ऐसा कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना पिच एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है ना एम्पलीट्यूड पिच पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन द amplitude of sound, amplitude of wave if the pitch is increased। कि अगर आप पिच को ज़्यादा या कम कर रहे हैं तो उस पे जो एम्पलीट्यूड है उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंट्स है, ये हमें डिस्कस करने थे कि पिच को ज़्यादा करने से कौन कौन सी चीज़ें कम होंगी। अब बेटा उसके बाद ये नोट कर लें आप सब। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.14 की तरफ मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.14। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है कि वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, कि अगर आप बिल्डिंग के सामने आप खड़े होकर बोलते हैं, ताली बजाते हैं, वाल स्टैंडिंग एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आप खड़े हैं, ठीक है, वी री हेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम। सिंपल वो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप बड़ी बिल्डिंग के पास खड़े होकर तालियां बजाएं या आवाज़ लगाना शुरू कर दें तो कुछ टाइम के बाद आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देने लग जाती है। तो ये क्यों होता है, आपको ये बताना है। तो बेटा इसका जो इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा, इको का इफेक्ट आएगा। तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इको। ये किसकी वजह से होता है, इको की वजह से होता है। अब इको के अंदर क्या होता है, when the sound waves strike with the building, कि जब वो बिल्डिंग के साथ टकराएंगे साउंड वेव जाके तो क्या होगा, they will बाउंस बैक। ठीक है, ये क्या होंगी, दोबारा बाउंस बैक होंगी टुवर्ड द फर्स्ट मीडियम। जहाँ से उसने इंसान ने तालियां बजाना शुरू की है वहीं पर वो आवाज़ क्या होगी, दोबारा स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगी टुवर्ड द फर्स्ट मीडियम। तो ये इसका जो छोटा सा आंसर था, इसमें मैं सिर्फ ये बताना था कि ये सिर्फ इको की वजह से होता है। और इको के अंदर क्या होता है कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है और किसी सॉलिड सरफेस के साथ टकराता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने पहले मीडियम के अंदर वापस आ जाता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखिए कि जो कुछ आगे 3-4 क्वेश्चन हैं, बस वो सारे आपने पहले किए हुए, बस आपको निशान लगवा रहा हूँ कि वगैरह व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर। 11.15 11.15 वो कह रहा है कि बट
इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ आवर ह्यूमन एयर। ठीक है, कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन एयर की कितनी है। तो बेटा आप इसके लिए पेज नंबर 30 ओपन कर लें। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 30 के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 30 के ऊपर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इसके जो फर्स्ट लाइन है आप यहाँ से देखेंगे, आ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हियर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कि एक इंसान उस वक्त तक आवाज़ सुन सकता है अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज के दरमियान हो। बेटा यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, दो लाइनें छोड़ के नीचे आ जाना है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, इट डिक्रीजेस विद एज। ये क्या करता है, उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। ये आप अगर मैं आपको बुक से दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ठीक है, यानी कि 1.5-2 लाइनें बन रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट पीपल से लेके और ऑडियोबिलिटी यहाँ तक। ठीक है, ये आपने यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेना है। ये पेज नंबर 30 ऊपर लिखा हुआ है। बट उसके बाद जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द दैट नॉइज इज अ नॉइजेंस। कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो नॉइज है वो नॉइजेंस क्रिएट करती है। तो बेटा इसके लिए आप पेज नंबर निकाल लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 11.16, इसका आंसर है पेज नंबर 29 पर इसका आंसर। ठीक है, अब आपने करना है कि यहाँ से करना है कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि नॉइज़ क्या है, नॉइजेंस क्रिएट करती है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसके अंदर डेफिनेशन करेंगे कि नॉइज़ क्या होता है। सच साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू आवर नॉर्मल ह्यूमन एयर। ठीक है, और ये साउंड क्या कहलाते हैं, और नॉइज़ कहलाते हैं। इनके आपने एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल कौन से आ जाएगी, ट्रैफिक व्हीकल का शोर, ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का शोर, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसके जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाया हुआ था लास्ट टाइम कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं साउंड के, नॉइज़ के इंसानी सेहत पर, वो क्या क्या हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर करना है। अब उसके बाद जो हमारे पास जो 11.17 है। ठीक है, 11.17 इसका आंसर है, उसने पूछा है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। आपने अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की जो इम्पोर्टेंस उसको बताना है। ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर 29 के लास्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 29 के लास्ट से इसकी डेफिनेशन करनी है आपने और इसको टोटली एक्सप्लेन करना है आगे तक। ये कंप्लीट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने कंप्लीट इसे ऐसे ही करना है। उसके बाद इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11.18। ये सारे हमने डिस्कस किए हैं, बस मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। तो इसका जो पेज नंबर है इसमें 11.18 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस हैं बेटा वो पेज नंबर 31 के ऊपर लिखे हुए हैं। ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने किए थे। जो लिखवाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो ये पेज आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बेटा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।